नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एक टीवी चैनल के कुछ पत्रकार ले रहे थे और उसमें उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया, पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि कौन राहुल। इस बात पर तब एंकर्स और मोदी हंस रहे थे, लेकिन आज मोदी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें कदम कदम पर, हर स्टेप पर कौन राहुल का जवाब मिल रहा है। आपने देखा है कि मोदी ने संसद में इस बार अपने भाषण में कई तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मोदी फिर हंस रहे हैं कि कौन राहुल, लेकिन क्या उनकी हंसी जो है वो सटीक बैठ रही है या नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर? जी हां, अब हंस नहीं बल्कि वो फंस रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिनके तार सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ महाराष्ट्र चुनावों में वोटर्स लिस्ट की संभावित गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कुछ सीधे सवाल चुनाव आयोग से किए। जैसे 5 साल में जितने नए वोटर्स महाराष्ट्र में जुड़े थे उससे कहीं ज्यादा 5 महीनों में कैसे जुड़ गए। महाराष्ट्र की जो वयस्क आबादी है उससे ज्यादा संख्या वोटर्स की कैसे है। नए वोटर्स की संख्या और बीजेपी की जीत का अंतर लगभग एक जैसे कैसे हो गया। इसी तरह के कुछ सवाल राहुल गांधी ने पूछे जिनके सीधे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की जगह बीजेपी और उसके साथी अब जवाब दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि जिन गड़बड़ियों की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है उनका कोई संबंध बीजेपी से तो है। दरअसल मोदी जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव का सेहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं या बांधे हुए थे, आज उसकी डोर राहुल गांधी ने खोल दी है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, उसकी डोर आज राहुल गांधी ने खोल दी है। बीजेपी वैसे भी इस समय संसद में बुरी फंसी हुई है। आप जानते हैं 12 लाख की आय पर टैक्स छूट देकर जो वाहवाही नरेंद्र मोदी लूटना चाहते थे और उस पर तभी पानी फिर गया जब अमेरिका के सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों से बंधे हुए भारतीयों को भेजा गया। इस बारे में विदेश मंत्री ने संसद में कल सफाई दी तो उसमें भी सरकार फंस गई है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन जो महिलाएं लौटी हैं वो कुछ और ही सच बयां कर रही हैं। इधर मोदी 10 तारीख से विदेश दौरे पर हैं। पहले वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद 11 और 12 तारीख को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस पर भी अब विपक्ष घेर रहा है नरेंद्र मोदी को कि भारतीयों के साथ बदसलूकी और देश का अपमान होने के बाद मोदी आखिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्यों इस दौरे को रद्द कर वे अपना दम नहीं दिखाते। खैर, नरेंद्र मोदी ने न चीन को दम दिखाया और न ही अमेरिका को दिखा रहे हैं, और इधर उनके शासन में संवैधानिक संस्थाएं बेदम हुए जा रही हैं। आज राहुल गांधी ने इसी बात को उठाया। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत देर से आप तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी की, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, जरा इसमें कह क्या रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए जरा। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़,
महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है एडल्ट पॉपुलेशन उस हिसाब से। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं या तिलमिला गई है बीजेपी, और भी आगे देखेंगे। पहले इनको सुनिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। सवाल चुनाव आयोग से जवाब दे रहे हैं यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, और समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि अपनी पार्टी का रिवाइवल कैसे करें। अरे भाई साहब, अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, कांग्रेस के बारे में आप क्यों सोचते हैं? अच्छा तो है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहां कुछ सवाल पूछ रही है तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के की तरफ से नरेश महस्के ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे। शिवसेना शिंदे गुट जो इसी के साथ है, यानी एनडीए में है, साथी है, लेकिन एकनाथ शिंदे बड़ा गड़बड़ नजरिया रखते हैं आजकल। वो थोड़ा सा उखड़े उखड़े अलग अलग नजर आते हैं, अलग थलग नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस से दूरियां बनाकर रखते हैं। आखिर क्यों, उस पर नहीं जाएंगे। जरा इसी मसले पे राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आज खुलासा किया है, चुनाव आयोग को घेरा है और बताया है कि कैसे गड़बड़ियों के साथ ये चुनाव करवाया गया, रिजल्ट आया और कैसे जीत हुई एनडीए की, ये सब का खुलासा किया है। उस पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्वभाव है वो बाहर अभी आया है, कितने दिन चुप बैठ सकता है? अभी उसका बचपना बाहर आए, कुछ भी झूठे आंकड़े वहां बता रहे हैं। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 18 बरस के मतदार भी बढ़ रहे हैं। जब इलेक्शन थे लोकसभा के टाइम क्यों नहीं बोले? अभी विधानसभा की जो हार हुई है वो उनसे उनका मुंह काला हो गया है, इसीलिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और उनके पीछे वो संजय राउत और वो शरद पवार जी के जो खासदार है, उनके पीछे पीछे भाग रहे। वो खड्डे में जाने वाले, ऑलरेडी खड्डे में गए हैं और अभी और ज्यादा खड्डे में जाने वाले हैं। महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता ने कभी चाहा नहीं और इसीलिए सब कुछ चालू है। उस पर ध्यान देने की कुछ जरूरत नहीं है, बचपनी बातें है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में जिंदा है तो राहुल गांधी ने जितने सवाल उठाया उस पर जवाब दे। देखो, इलेक्शन कमिश्नर ये क्या कोर्ट नहीं है सवाल जवाब करने के लिए खड़े। आप लेटर लिखो, उसका आंसर आपको मिलेगा। आप कौन है? संजय राउत कौन है? वो कहेगा उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर आंसर। लेकिन महस्के साहब से भी पूछा जाना चाहिए थे कि आप कौन हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा ये बता रहे हैं। खैर, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार इन बातों से समझा जा सकता है। हालांकि यह जवाब अब भी नहीं मिला कि इतने वोटर्स आखिर कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सांसद मनोज झा ने जरूरी सवाल उठाए हैं, कुछ जरूरी सवाल, जरा सुन लीजिए मनोज झा को। से लेकर के पूरी दिल्ली के माहौल में ये तिर रहा है और जो लगातार हमने एक बात कही है
कि बीते 10 वर्षों में कई संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता गिरी है, लेकिन इस गिरावट में अव्वल नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और चिंता वो इसलिए होती है कि राजनीति का, लोकतंत्र का स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है। आज तक महाराष्ट्र के वोटर्स के अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज पर कोई वायबल, जो कि ग्राह्य हो, वैसा कोई तर्क आया ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि मतलब हल्के शेर शायरी सुना करके आप गंभीर समस्याओं को हल नहीं कर सकते। आपको ये तौर तरीके बदलने होंगे और आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन महज शब्द ना हो, वो जीने की पद्धति हो इलेक्शन कमीशन की। मनोज जी, राहुल गांधी जी ने जो नंबर्स दिए थे इन वोटर्स के, वो बार बार अलग हुए, पहले 1 करोड़, फिर 70 लाख, अब 42 लाख। इसको किरण रिजिजू ने भी ट्वीट नहीं, अब किरण रिजिजू जी का तो उनका तो मैंडेट ही है ना कि विपक्ष के कुछ लोग कुछ भी बोले। वो तो अंबेडकर साहब पर जो अमित शाह जी का उतना अपमानजनक बयान था, वो तो उसको भी जस्टिफाई कर बैठते हैं। उनकी मजबूरियां हैं साहब, उनकी मजबूरियों पे मुझसे टिप्पणी मत लो। पर ये तो बताइए, नंबर तो अलग। मेरा सीधा कहना है, जो कुछ है नंबर 30 लाख हो, 32 लाख हो, एक्सप्लेनेबल नहीं है। करोड़ हो या 30 लाख हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये आपकी दिक्कत है और इससे पता चलता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यहां कह रहे हैं मनोज कुमार झा, प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। आज राहुल गांधी के साथ जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी समय राहुल गांधी के बाएं और दाहिने साइड 2 नेता मौजूद थे। एक तरफ संजय राउत और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। संजय राउत ने भी वही जिक्र किया है जो कल इसी मंच से आज जब जिक्र कर रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे संजय राउत, लेकिन उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है अखिलेश यादव के बयान से जो उन्होंने कल दिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल पहुंचे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां उन्होंने चुनाव आयोग को जमकर घेरा था अखिलेश यादव ने। आज उसी मसले को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी मंच से, जिस मंच पे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू।
दो महत्वपूर्ण बातें यहां संजय राउत कह रहे थे। उठिए, कफन आपके ऊपर डाल दिया है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने, यहां कफन की बात। और कल यही बात कह रहे थे अखिलेश यादव कि सफेद कपड़ा, मैं कफन जो है वो लेकर नहीं आया, वरना जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर मैं वो डाल आता। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यहां संजय राउत कह रहे हैं कि जो 39 लाख यानी 39 लाख जो मतदाता बढ़े वहां पे महाराष्ट्र में, वही मतदाता घूमते रहते हैं महाराष्ट्र से, अब दिल्ली से फिर बिहार चले जाएंगे। आखिर चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन तिलमिलाई हुई है भाजपा। आखिर क्यों? तो चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों से किस तरह बीजेपी में खलबली मच गई है और कैसे तिलमिला रही है बीजेपी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। समीरात्मज मिश्र जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी का नाम ठीक कर लीजिए। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं पहले समीर जी आपके पास ही। समीर जी, ये चुनाव आयोग पर सवाल, बहुत ही गंभीर सवाल, लेकिन जवाब चुनाव आयोग न देकर भाजपा के लोग दे रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। आखिर चल क्या रहा है? या चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो गया है, यह माना जाए? राजीव जी, चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो गया है, ये तो लगातार बयान आ ही रहे हैं। और जिस तरह से जो सबूत दस्तावेज के साथ चुनाव आयोग में शिकायतें हो रही हैं, उससे भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में चुनाव, उससे पहले के आरोप, उसके बाद चुनाव के परिणाम और नेताओं के जो आरोप है, नेताओं ने जो सौंपे हैं राजनीतिक दलों के नेताओं ने, उनकी बातों को छोड़ दिया जाए, वहां जनता जिस तरह से सामने आई है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ, वो बहुत अहम है। और राहुल गांधी कई बार ये पार्लियामेंट में भी बोले, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसके पहले भी इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई, महाराष्ट्र को लेके भी, दूसरे राज्यों को लेकर। और जिस तरह से चुनाव आयोग एक लाइन का जवाब दे रहा है, तो ये पूरा जो सपोर्ट, बीजेपी के सपोर्ट से बीजेपी का फायदा हो, बीजेपी के लोगों से सलाह लेकर काम करने के तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं, लेकिन वो एक लाइन का जवाब दे देना उसके लिए ठीक रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन संसद में उठने के बाद और सारी चीजें जिस तरह से आज पूरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ राहुल गांधी ने उस चीज को समझाया, हम लोगों ने देखा कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दौरान चुनाव आयोग का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि हम सारे जवाब देंगे आपके। ये नहीं कहा कि हम इनके सवाल पर कह रहे हैं, लेकिन उसका ट्वीट था कि जो भी आपत्तियां लोगों की हैं उसका लिखित जवाब दिया जाएगा। अब तक किसी आरोप का लिखित जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनको अब ये सीधे तौर पर पता लग रहा है कि ये लड़ाई संसद से लेकर शुरू हुई है। ये सड़क से महाराष्ट्र के तमाम गांवों के लोगों ने जिस तरह से मॉक पोलिंग करके ये बताया है कि चुनाव आयोग ने किस तरह से धांधली की है, बेईमानी की है, और वोटों की जो एक कहा जाता है कि वोट ही जो नहीं है वोट वो डाल दिए गए, जो बहुत सारी चीजें जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है और उसने सारे सबूत दिए हैं। और यहां जिस तरह से अब पार्लियामेंट में हो रहा है, दूसरे जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब हैं, उन पर लगातार वो जब से बने हुए हैं तब से उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो सोचते हैं कि संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच जिस तरह से चुनाव आयोग का ट्वीट आया और कहा कि हम सारी शिकायतों का जवाब देंगे अगर जिसकी भी शिकायत है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुझको लग रहा है। एक तरीके से पहली बार इस दौरान बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है, या उसको लोकतंत्र में जनता की आवाज को आप क्यों नहीं सुनेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे, इस बात का एहसास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग का। और वो कह रहे हैं, और कितना आप, और जिस तरह से बिल्कुल साफ तौर पर बताया राहुल गांधी ने, मुझे एक चीज बड़ी ध्यान में आई कि जो भी वोट बढ़े हैं, चाहे जहां पर उन्होंने विधानसभा का उदाहरण देकर बताया, वो दिलचस्प बात है कि जिस विधानसभा में जितने वोट बढ़े
वो सारे के सारे वोट उतने ही भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से लेकर और विधानसभा तक में उसके वोटों का अंतर है। यानी जो नई एंट्री हो रही है चुनाव उसमें वोटर लिस्ट में, वो सारी की सारे वोटर जो है वो एक ही पार्टी को दे दे, कैसे संभव है? तो ये दिखा रहा है अब कि ये जो जनता सड़क से संसद तक जनता की जो लड़ाई है उसके आगे अब चुनाव आयोग कैसे बैकफुट पर आया है और उसको देना ही पड़ेगा जवाब। भले ही वो उन्होंने नियम बदल दिए हैं, कोर्ट में वो चल रहा है मामला, लेकिन सवाल अगर पूछा गया है तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र की यही खूबी है और मजबूती यही दिखा रही है। आज जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उसने ट्वीट किया है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग ट्वीट करके यह बताता है कि हम हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सवाल का जवाब न देता है और बीजेपी को देने के लिए आना पड़ता है। हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। आर रितेश हैं हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले 1 करोड़ बोला, फिर 70 लाख बोला, फिर अब 39 लाख बोल रहे हैं। भाई साहब, आप सबको बता देना चाहता हूं, एक वोटर भी एक्स्ट्रा कैसे बढ़ा, यहां 1 करोड़ हो या 39 लाख हो या 70 लाख हो, बात इसकी नहीं है। बात सिंपल सी है कि एक वोटर भी अगर गलत है तो गलत है, और इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर आप किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, पहले आप अनुमान लगाते हैं। हम लोग भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, करते रहे हैं। उस हिसाब से भी बता रहा हूं आप लोगों को, आप तमाम सुधी साथियों को, कि एक अनुमान होता है 1 करोड़ हैं, 70 लाख हैं कि 42 लाख हैं। लेकिन फाइनल डाटा अगर 39 लाख का है और सामने वाला उस डाटा के साथ आ रहा है, तो उस पर आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप कम से कम इतना तो कहिए कि इतना निकाल कर ले आया सामने वाला, न कि आप ये कहेंगे कि इतना। फिर आप वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आरएसएस की है, जो भाषा बीजेपी की है। फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। या ये मानो कि आप आरएसएस के हैं या आप बीजेपी के हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को। चलिए, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को, अच्छा लगेगा। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी के पास आता हूं, लेकिन प्रशांत जी आपसे पहले एक बाइट और सुनाना चाहता हूं जरा। राहुल गांधी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और रख रहे थे। एक लंबा जो चला है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चली है, और लेकिन महत्वपूर्ण, और इस पर बार बार चर्चा होनी चाहिए। कई लोग, जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि कल चुनाव है, कल रिजल्ट आना है दिल्ली का, बीजेपी वहां जीत रही है, कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होगी, इसलिए आज से वो इसको डिफेंसिव मूड में आ गए हैं राहुल गांधी। क्या यही है, या इस कारण जो सच्चाई है उससे पर्दा हटाया ना जाए, उसका खुलासा या पर्दाफाश ना किया जाए? चलिए, सब कुछ है, सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब प्रशांत जी देंगे। फिर सुनील शुक्ला जी के पास आऊंगा। सुनील जी कहीं बाहर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जल्दी आता हूं, लेकिन पहले राहुल गांधी की इस बाइट को सुनिए। 2 चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकते हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट 1 है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को, जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट speculations, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% strike rate. What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay? These are facts.
पूरे डेटा के साथ यहां राहुल गांधी आए हैं। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ यहां अपनी बात रख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत टंडन जी जल्दी से आपके पास फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल सिन्हा जी। अनिल जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और फिर प्रशांत जी आपके बाद तुरंत आऊंगा सुनील जी के पास में। सुनील जी को कहीं बाहर भी जाना है उससे पहले प्रशांत जी। देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत खतरनाक और बहुत एडवांस स्टेज का एक कोई रिगिंग मैकेनिज्म देश में स्थापित हो चुका है, जिसमें सारे चुनाव संदेह के घेरे में है। लोकसभा का चुनाव भी संदेह के घेरे में है, हरियाणा का चुनाव भी संदेह के घेरे में, महाराष्ट्र का भी है, और कल जो दिल्ली में चुनाव नतीजे आएंगे उसको भी आप संदेह से बाहर नहीं रख सकते। तो जो बार बार बात हो रही है, जो याद होगा आपको कि एक प्रोफेसर दास थे अशोका यूनिवर्सिटी की, उनकी रिसर्च सामने आई थी, वो सही साबित होती दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा रैकेट इलेक्शन कमीशन की निगरानी में या इलेक्शन कमीशन की निगरानी। क्लियर आवाज नहीं आ रही है प्रशांत जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। तो मैं दोबारा जुड़ता हूँ जब तक। नहीं, ठीक है, अभी ठीक है जी। तो एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज रैकेट, एक बड़ा स्कैम इस देश में चल रहा है जो चुनावों को की रिगिंग का रैकेट है। इसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। मैं जरा राहुल गांधी की बात पे ही आ जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली सवाल की वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता आ गए। तो कोई पूछ सकता है कि पॉपुलेशन तो 2011 का सेंसस है, तो वो तो कम होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो डेटा लिया है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया है, वो भी सरकार का डेटा है, तो वो लेटेस्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि राजीव जी, बार बार हम लोग यहाँ पे इसी कार्यक्रम में 27 लाख और 37 लाख की बात करते रहे हैं, यानी लोकसभा 2019 की और 2024 की, 2014 और 2019 की लोकसभा के बीच में, 2019 और 2024 की लोकसभा के बीच में 5 लाख करीब जो है मतदाता बढ़े, और 5 महीने में 37 लाख बढ़ गए। ये सवाल 37 लाख का सवाल, 37 लाख की फिगर हम लोगों ने दी थी जी। तो अब राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं थोड़ा 39 लाख की बात कर रहे हो, कहां से है? हमने लोकसभा टू विधानसभा कैलकुलेट किया था। राहुल गांधी पिछली विधानसभा से इस विधानसभा के नंबर की तुलना कर रहे हैं, तो वो फिगर 37 लाख की जगह 39 लाख आ जाती है। अब एक बड़ा घोटाला जो है, एक और है जो सामने आ रहा है, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक पिटीशन गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जरा उसका जिक्र करें, वो भी बड़ा रोंगटे खड़े करने वाली बात है राजीव जी। वो पिटिशनर है चेतन चंद्रकांत अहिरे। चेतन चंद्रकांत अहिरे के वकील कौन है? प्रकाश अंबेडकर। इस पिटीशन में यह दावा किया जा रहा है कि शाम को 6 बजे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में 75 लाख नए मतदाताओं ने वोट डाल दिए। शाम को 6 बजे के बाद 75 लाख मतदाताओं ने वोट डाल दिए, दावा किया गया पिटीशन में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा इस बात को। उसके अलावा एक और बात है कि 90 सीटों पर, महाराष्ट्र में 90 सीटों पर जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, इसमें फर्क है। और इसमें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि अगर ये फर्क आता है तो उसका नतीजा डिक्लेयर आरओ नहीं करेगा जब तक कि उसको चुनाव आयोग से संतुष्टि नहीं मिलती है। क्या ऐसा हुआ था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा है। अब इस प्रक्रिया को हम जान लेते हैं कि शाम को 6 बजे पोलिंग बंद हो गई, लेकिन जितने लोग पोलिंग स्टेशन में हैं उन सबको वोट डालने दिया जाता है। तो वो कैसे डालने दिया जाता है? उनको एक टोकन दिया जाता है, उस टोकन से वो वोट डालते हैं, क्योंकि बाद में और रात के 10 बजे तक कोई नहीं बढ़ सकता वोटर। वो गेट बंद हो जाता है और गेट बंद होने के बाद
वो टोकन मिलता है, जिनके पास टोकन होता है वही वोट डालते हैं। अब हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों को टोकन दिया था। कुल मिला के ये कि बहुत बड़ा एक रैकेट। आप सोचिए कि शाम को 6 बजे के बाद 75 लाख वोट जुड़ जाते हैं, ये कैसे हो गया महाराष्ट्र में। याद होगा कि हरियाणा में काउंटिंग के 10 घंटे पहले तक नए मतदाता बढ़ रहे थे, बिल्कुल चुनाव आयोग कर रहा था। ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरी डेमोक्रेसी को लगता है कि किसी ने हाईजैक कर लिया है। अब मैं अगर इसका एक रैकेट का दूसरा एक पैमाना आपको बताता हूं, ये कैसे होता है, आप सवाल भी नहीं खड़े कर सकते। मान लीजिए कि मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की न्यू दिल्ली सीट जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। अब उस सीट में 28,000 मतदाता के नाम उड़ जाते हैं और 28,000 मतदाता ही ऐड हो जाते हैं। तो आप सवाल खड़ा करेंगे कि कहां गए, तो चुनाव आयोग कह देगा कोई नहीं मतदाता ऐड हुआ। लेकिन जितने लोग हटाए गए उतने कहीं और से आ गए। वो कौन लोग हैं, उनके नाम पते क्या हैं, वो कैसे होता है। अब ये 28,000 के 28,000 फर्ज कीजिए कि ये वोट दे दें और दे ही देते हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को, तो रिजल्ट बदल जाएगा। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा है कि नाम डिलीट करो, नए नाम जोड़ो। वो राहुल गांधी जो पूछ रहे हैं उसमें बड़ी वजन है उस बात में कि आप एक्चुअल नाम पते बताइए, ये कौन लोग हैं। ये मिस्टीरियस लोग हैं जिनके नाम जुड़ते हैं। और यही फ्लोटिंग वोट जो कह रहे हैं कि बिहार में जाएगा, बिहार में तो बाद में जाएगा। कल दिल्ली में आप देखिए कि क्या होने वाला है जी, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देगा कि जितने नाम कटे उतने ही नाम जुड़ गए। आपको संख्या लगभग बराबर दिखाई देगी, लेकिन वो जो नाम जुड़ते हैं वो सिर्फ एक ही जगह वोट डालते हैं। तो ये ईवीएम से नहीं, ईवीएम के बाहर एक बड़ा रैकेट बन गया है जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया जा रहा है। अगर यह सच है जैसा राहुल गांधी बता रहे हैं, जिस चीज का पर्दाफाश आज किया गया है, तो यह बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे तमाम साथी। जरा सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं इसी मसले पे, क्या कुछ कहेंगे आप। और अगर ऐसा है जो दावे कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खतरे में, यही माना जाए। यहां तो चुनाव करवाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। धन्यवाद राजीव जी। अगर चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं होता, मतदाता सूची अद्यतन नहीं है, मतदान के लिए सबको मौके नहीं मिलते, जो जनादेश है उसके अनुकूल परिणाम नहीं आते, तो निश्चित रूप से है कि लोकतंत्र खतरे में। ये तो सवाल पैदा ही होता है। जो सवाल उठाए, सवाल ये नहीं है कि निर्वाचन आयोग को लेकर के उन्होंने संख्या 1 करोड़ बताई, फिर 70 लाख बताई, फिर ये बताई, चाहे बताई। आपने जो बात कही कि एक मतदाता भी अगर अनधिकृत है, गैर कानूनी है और उसका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये सवाल पैदा करता है। ये सवाल ये पैदा करता है कि आखिर जो जनादेश दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में उन्हीं लोगों का है जो वहां की स्थानीय जनता देना चाहती है या फैब्रिकेटेड है। ये सामान्य सवाल नहीं है। और सवाल केवल मतदान का नहीं है, इस मतदान के आधार पर चुनी हुई जो सरकार है उसकी वैधता का भी सवाल जी। इसलिए राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को आप खारिज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई औचित्य नहीं बनता कि वह जवाब दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे रहे हैं। जो कल अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो संबित पात्रा साहब आ गए। आज जब फिर राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो देवेंद्र फडणवीस साहब आ गए। ये देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये बनती है निर्वाचन आयोग की, क्योंकि निर्वाचन आयोग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अगर ये मतदाता जो जुड़े हैं वो मतदाता कौन है, कहां से आए। या तो ये एक जवाब आया था निर्वाचन आयोग का कि इतने साल से इतने लोग, इतने साल के इतने लोग, इतने साल के इतने लोग। करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान ही इतने क्यों बढ़ गए? और ये मतदाता जिनको आपने बढ़ाया है वो मतदाता लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं थे, अगर वो वहां का स्थानीय निवासी है तो उस राज्य में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उससे भी सवाल पैदा होंगे। यह केवल अंकगणित का सवाल नहीं है जो राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं। यह सवाल यह है कि पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल पैदा हो रहा है।
चुनाव जिस तरीके से कराया जा रहा है उस पर सवाल पैदा हो रहा है, और इस सवाल का जवाब निर्वाचन आयोग को देना ही होगा। निर्वाचन आयोग अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। आप बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक हिमाचल शामिल कर लिया गया महाराष्ट्र में, तो एक लोकसभा चुनाव और दूसरे विधानसभा चुनाव, इतने लोग थोड़े हो जाएंगे। इतने लोग ऐसे थोड़े थे जो जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर लोकसभा का चुनाव भी गलत तरीके से हुआ जी। यानी कि मतदाताओं को बिना शामिल किए ही आपने चुनाव करा दिया। फिर आपने अपडेट क्या किया? मतदाता सूची को का जो ऑपरेशन की कार्रवाई होती है वो कैसे आपने पूरा किया? तो राहुल गांधी का सवाल केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी का यह सवाल, अगर आप इसका विमर्श बढ़ेगा तो चुनी हुई सरकार के वैधता पर भी सवाल पैदा होंगे कि आखिर वहां के स्थानीय मतदाताओं की चुनी हुई सरकार है या ऐसे मतदाताओं की सरकार है जो बाहर से लाकर थोपे गए हैं। अगर संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सचल मतदाता हो गए हैं, ये गंभीर सवाल है जी। या तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये आरोप कैसे लगाया, और अगर निर्वाचन आयोग इस प्रश्न का जवाब नहीं देता तो निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल पैदा होता है। चुनाव की प्रक्रिया पैदा होता है, सरकारों पर सवाल पैदा होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई सारे सवाल यहां पैदा होते हैं, कई सारे सवाल यहां खड़े होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आखिर चुनाव आयोग चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए है। और संजय राउत ने साफ कहा कि ये उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से दिल्ली, दिल्ली से फिर बिहार, ये ऐसे जाएंगे, और इतनी संख्या में अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे मतदाताओं को तो फिर आखिर चल क्या रहा है इस देश में। और ये बिल्कुल ऐसी बात राहुल गांधी ने, संजय राउत ने, सुप्रिया सुले ने आज रख दी है। इस पर विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए। लेकिन जवाब आखिर देगा कौन? क्या देवेंद्र फडणवीस देंगे, या एकनाथ शिंदे के नुमाइंदे देंगे, या बीजेपी के और साथी देंगे, या चुनाव आयोग देगा? या अखिलेश यादव ने जो कहा कि सफेद कपड़ा लेकर नहीं आया था, और जो बात वहां संजय राउत ने कही कि कफन उड़ा देना चाहिए, वो मर चुका है, क्या यह माना जाए चुनाव आयोग को लेकर? हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग जिंदा रहे और ये लोकतंत्र जिंदा रहे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप? और सबसे बड़ी बात, सुबह से जब 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, उसके बाद से रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये चल क्या रहा है इस देश में। और जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, जो आरोप लगा रहे हैं संजय राउत, जिन खुलासों के साथ, जिन तथ्यों के साथ आए आज, ये तो अपने आप में भयावह है। अमलेंदु जी। राजीव जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा भयावह है, और ये एक तरीके से चुनाव आयोग का पूरा जो है कच्चा जो है चिट्ठा जो है वो खोलकर सामने रख दिया है। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये भी है कि जिस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी भी नहीं हुई थी, उसी बीच में चुनाव आयोग का ट्वीट भी आ गया कि वो सबके उत्तर जो है वो लिखित में देगा। ये पहली बार हो रहा है राजीव जी कि कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा हो, चुनाव आयोग ने उसी दौरान जो है वो ट्वीट करके ये कहा हो कि उसके उत्तर देगा। वरना अभी तक चुनाव आयोग कोई उत्तर नहीं देता था, और जब चिट्ठियां जाती भी थी तो साल भर के बाद या 9 महीने के बाद या 6 महीने के बाद बहुत अभद्र भाषा में वहां से जवाब आ जाता था। लेकिन आज पहली बार चुनाव आयोग मजबूर हुआ कि उसको उसी समय जो था वो ट्वीट करके ये कहना पड़ा कि वो सारे राजनीतिक दलों के सुझाव को देखता है और उनके सारे जवाब देगा। यानी राजीव जी, राहुल गांधी का आज का जो हमला है वो चुनाव आयोग को समझ में आ गया कि उसकी असली चोरी और हेराफेरी जो है वो राहुल गांधी ने पकड़ ली है, और ये अब चीजें बचने वाली नहीं है। इस बीच राजीव जी जो बात कही जा रही है कि साहब वेबसाइट पे रहता है डाटा और चुनाव आयोग सबको वो PDF फॉर्मेट में देता है, जो गुरदीप सिंह सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि पहले जो PDF दिया जाता था तो वो स्कैटर जो PDF फॉर्मेट दिया जाता था जिसको आप एक्सेल शीट में बदल सकते थे। अब जो कोडिंग करने लगा है चुनाव आयोग, वो उसने ऐसी कोडिंग कर दी है कि अब आप उसको किसी और फॉर्मेट में बदल ही नहीं सकते। और 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख मतों की हेराफेरी कांग्रेस ने पकड़ी थी, उसी PDF फाइल से जो चुनाव आयोग ने दी थी, और उसमें जब शिकायत की तो उसमें से 26 लाख नाम जो थे वो काट दिए गए। और फिर बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो था वो ये डुप्लीकेसी पकड़ ली थी, वो नाम हमने काट दिए हैं, और 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गई। अब जो दिया जा रहा है तो वो
वो उस फॉर्मेट में नहीं है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो यानी चीजें छिपाई जा रही है। दूसरा राजीव, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उनके अलावा जो और सवाल है जिसका प्रशांत जी ने जिक्र किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुका है लेकिन अभी तक फॉर्म 87 चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। कितना मतदान हुआ ये भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं है। आखिर क्या समय लग रहा है? जब 5 तारीख को चुनाव हो चुका, संपन्न हो चुका, तो अब आपका कौन सा जो मतदान अधिकारी है जो दूर दराज में पहाड़ियों पर छिपा हुआ है और जिसको दिल्ली आने में समय लग रहा है, वो अपना डाटा फीड नहीं कर पा रहा? क्योंकि राजीव कुमार ने यही तरफ दिया था दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा करने से पहले कि दूर दराज के इलाके में चुनाव अधिकारी होते हैं, जब वो लौट कर आते हैं तो उनको समय लग जाता है, तो डाटा फीड होते हुए समय लग जाता है। तो चुनाव राजीव कुमार जी पता है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा दुर्गम एरिया है जहां से उसको आने में 4 दिन लग जाते हैं मतदान अधिकारी को, डाटा फीड नहीं कर पाता है, तो ये डाटा अभी तक फीड क्यों नहीं है? तो यानी ये समझ में भी आ गया चुनाव आयोग को कि दिल्ली चुनाव में भी जो गड़बड़ियां करने जा रहा है उसकी पहले से ही जो है भनक विपक्ष लग गई है और उसे तैयारियां कर ली है कि चुनाव आयोग क्या क्या बदमाशियां कर सकता है, उससे पहले ही तैयारियां हो गई हैं। तो ये अब समझ में आ गया है चुनाव को राजीव। तो कुल मिलाकर आज राहुल गांधी ने जो चुनाव को बड़े खुलासे किए हैं, चुनाव आयोग ये साफ समझ रहा है, राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, सबसे ज्यादा बड़े कल्प्रिट वही समझे जा रहे हैं, ये साफ समझ में आ गया है कि ये मामला आगे बढ़ेगा, आसानी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी दल को जिताने हराने की बात नहीं है, लोकतंत्र को हराने की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो दिल्ली चुनाव का बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का नाम है transparentelections.in। इस वेबसाइट पे आम आदमी पार्टी ने क्या किया है कि उनके पास फॉर्म 17C के जो डाटा हैं उस डाटा को डाल दिया है। ये जो है आप देखिए, और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया साफ साफ कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 17C को अपलोड करने से और उसका नंबर देने से जो मना किया था, और हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको आप अपलोड कीजिए लेकिन नहीं किया। तो अब आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पर हमने इसको अपलोड कर दिया है, पूरे 17C को हर असेंबली के, हर विधानसभा का हमने कर दिया है और डिटेल्स के साथ और हर बूथ का। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण है transparenceelections.in। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले आपने यह भी देखा होगा कि दिल्ली में ACB और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, ये सारी चीजें चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव, कल रिजल्ट आना है, सुबह 6 बजे से आप हमारे इसी चैनल पर लगातार महा कवरेज देखेंगे रिजल्ट के दिन, दिल्ली का चुनाव और उसके बाद अब रिजल्ट किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ। लेकिन उससे पहले आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है, और आम आदमी पार्टी ने बार बार अगर यह डिमांड किया कि फॉर्म 17C को आप अपलोड कीजिए, आज तीसरा दिन है, आपने अपलोड क्यों नहीं किया? और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी कि किसी पहाड़ी पे तो है नहीं, यहीं पे आप हैं। और मजेदार है कि सब कुछ, क्योंकि आप दिल्ली में, देश की राजधानी में हैं, और आज तक आपने अपलोड क्यों नहीं किया? कुछ तो गड़बड़ है अनिल जी। आप तो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं अनिल जी, आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो सूंघ पाए होंगे आप, कुछ तो समझ पाए होंगे चल क्या रहा है। और महाराष्ट्र वाला जो महाराष्ट्र में हुआ है, क्या वही दिल्ली में होने जा रहा है और क्या वही बिहार में होने जा रहा है? और जो हरियाणा से जिसकी शुरुआत हुई, या कहा यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव से। इलेक्शंस हुए हैं 2014 के बाद से, उस हर इलेक्शन में कुछ न कुछ किया है और अब वो परफेक्शन पे आ गया। जो करप्शन था उसका जो तरीका जो उन्होंने बनाया वो मतलब उसको परफेक्ट कर लिया इन्होंने। इसके लिए आपको जो महाराष्ट्र में देखा वो एक फाइनल प्रोडक्ट है जो करप्शन मशीनरी उन्होंने बनाई थी। पहले क्या था कि जो लोग बीजेपी के वर्कर्स, नाम जोड़ने का काम, ये सब जो है, जैसे रामपुर मॉडल, रामपुर का जो आप देखिए रामपुर में क्या हुआ था, तो उसके बाद उससे भी नहीं बात बनी तो उन्होंने मत देने ही नहीं दिया। ये आप समझ लीजिए। अब ऐसा महाराष्ट्र में उनको ये दिक्कत नहीं आई कि रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने उतना मार्जिन बना लिया था कि किसी को जबरदस्ती मतदान बूथ तक नहीं जाने देने की नौबत उनको इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फुल प्रूफ अरेंजमेंट हो गया। अब ये परफेक्शन राजीव कुमार बना लिया। और लेकिन आप वो देखिए, ये जो ट्रेंड है राजीव कुमार ने जो भी किया है वो आप देख सकते हैं, आराम से वो देख सकते हैं उनके लेटर्स में। पहली बार इस तरह का लैंग्वेज जो है चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के बारे में करता है। पहली चिट्ठी उन्होंने जो लिखी थी, जो बहुत ही बैड टेस्ट में जिसको आप कह सकते हैं,
वो था राहुल गांधी का। उस समय इलेक्शन हुए भी नहीं थे, ये दिसंबर 2023 की बात है। उन्होंने राहुल गांधी को लिखा था कि आप अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, बहुत गैर जिम्मेदाराना एक कोई किसी केस के सिलसिले में के बाद उन्होंने आरोप लगाया था। और वो एक बहुत लंबी चिट्ठी की है, एकदम खबरदार रहिए, आपको जो इस तरह का डांट लगाते हुए ये नहीं चलेगा और आप इस तरह से नहीं कर सकते, और आपको अपने जो ये कैंपेनिंग में और इसमें आपको सावधान रहिए। उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी नहीं हुआ था, ये चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद से जितनी चिट्ठियां आप देखेंगे इतना बैड टेस्ट में इस तरह से नहीं है। जबकि मुलायम सिंह यादव के भतीजे मतलब वो धर्मेंद्र यादव का इलेक्शन 2005 में वहां मैनपुरी में ये कर दिया था, मतलब रद्द कर दिया था चुनाव आयोग ने उसके, और वो चुनाव आयोग ने रद्द किया था उसको, उसके लिए कमिटी बनाई और उसमें सारे जितने थे स्टेक होल्डर्स, मतलब हर कैंडिडेट, मतलब 18 या कितने कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग, सबको बुला करके उन्होंने उनकी पेशी ली और सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनकी पेशी हुई। और उसके बाद वो जो है उन्होंने ये किया, उसको नया कहा कि नहीं रद्द करना होगा, सिर्फ जो है कुछ बूथ पे हम इसको रद्द करके काम नहीं चलेगा, रीपोलिंग से काम नहीं चलेगा। तो ये प्रक्रिया थी। ये जैसे जाती है ये तुरंत 2 दिन में जवाब देते हैं, कोई कमिटी नहीं। और उसमें लिखा उन्होंने, मल्लिका, मैं कोट कर रहा हूं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई चिट्ठी में हरियाणा इलेक्शन के बाद में उन्होंने लिखा कि ये जो है आप इस तरह के आरोप लगा करके आप जो है क्या कहते हैं लोगों का विश्वास जो है लोग इसमें चुनाव प्रक्रिया में और ये कर रहे हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मतलब उनका इसका मतलब ये था कि उसका जो जिस तरह की पृष्ठभूमि ये बना रहे थे कि शिकायत करने वाले के खिलाफ जो है पार्टी के ही खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह का इंतजाम उसमें। और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है आप ये क्या कहते हैं जो ऑफिसर्स हैं का आई एम ड्यूटी बाउंड, मतलब वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट देम। अरे ये नहीं है, आपको अगर उसने आपको प्रोटेक्ट करना है, मतदाताओं का अधिकार को प्रोटेक्ट करना है, ऑफिसर्स को नहीं। दूसरा एक और चीज मैं आप ध्यान दिलाना चाहता हूं, तो पहली बार हुआ कि शिकायत करने वाले के बदले जवाब देना शुरू किया इन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को, क्योंकि जो शिकायत थी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ थी। और कई बार हमारे यहाँ बोलते हैं कि जेठ का नाम नहीं लिया जाता है, औरतों के बारे में कहा जाता है कि जेठ का नाम आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए उनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना था, उनको नोटिस नहीं भेजनी थी, तो इसीलिए उन्होंने वो चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को और उसमें लिखा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है लेकिन हम लोग इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और लिखा उस चिट्ठी में पहले पैरा में कि हम लोग जो है ये प्रक्रिया मतलब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और ये चिट्ठी उन्होंने इसीलिए कि अमित शाह और इनको कोई तरह की चिट्ठी भेजने की हिम्मत इस शख्स में नहीं थी, ये अब उसमें दिखा। और आपने देखा कि कोई कार्रवाई कभी भी कोई नहीं, एक तो कोई ऑफिसर आज तक कोई भी इलेक्शन हिंदुस्तान में हुए पहले भारत के जो भी इलेक्शंस है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक ने एक सीट पर कहीं ना कहीं कार्रवाई ऑफिसर्स के खिलाफ, उनको नोटिस, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। ये ऐसा इलेक्शन का मॉडल बनाया है कि कभी नीचे से लेकर ऊपर तक इतना साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन, इतने ईमानदार जो है ऑफिसर कभी आपने नहीं देखा होगा। कोई एक नोटिस और एक कार्रवाई किसी भी ऑफिसर पर किसी भी इलेक्शन में मैंने नहीं सुना, और कम से कम वेबसाइट पर तो उसका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इधर बहुत कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव में क्या गड़बड़ियां हैं इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन कब जवाब देगा चुनाव आयोग, या ये बहुत ही अलग ढंग से एक रैकेट चल रहा है, एक अलग ढंग से चुनाव को जीतने या चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो भी बात आनी चाहिए सामने, और ऐसा है तब भी बात सामने आनी चाहिए। देश की जनता, हम और आप जैसे वोटर्स ये तो जानेंगे। दिल्ली में हम लोग घूम रहे थे जब चुनाव के दौरान, तो वोटर्स के बीच, मतदाताओं के बीच एक अलग तरह की निराशा है। आखिर वो निराशा क्यों है? इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हम जो वोट देने जाएंगे वो वोट पता नहीं काउंट होगा कि नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी
पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर कैसे आप लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया इसी मसले को लेकर। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा स्क्रीन पर ले आइए, उस ट्वीट को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात यहां रखते हुए और वो भी सवाल उठाते हुए, जिस सवाल को उठा रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल के बारे में बता रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है और उस ट्वीट को स्क्रीन पर मैं कहूंगा अपनी टीम को कि लेके आए। महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट जिसका इस्तेमाल मतदान के लिए हुआ है वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी नहीं बनने देंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी नहीं बनने देंगे। और उससे भी बड़ी बात कि आप एक्सेल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे रहे हैं, गड़बड़ी कहां हो रही है, इस बात को विपक्ष अच्छी तरह से जानता है। जरा एक बार फिर आना चाहता हूं हमारे साथी समीर जी के पास। समीर जी, कैसे देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे और अभी बात उधर देखिए तो फॉर्म 17C आम आदमी पार्टी एक वेबसाइट बनाकर उस पर, क्योंकि उनके पास जो है वो अपलोड कर रही है, गड़बड़ तो है और नहीं है तो बताइए कि गड़बड़ नहीं है समीर जी। बिल्कुल राजीव जी, गड़बड़ नहीं होता तो हर स्तर पर इतनी शिकायतें और एक व्यक्ति कर सकता है, हारने वाली पार्टी कर सकती है। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कहा था कि हम जीते हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी हम कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। तो ये भी अब आप नहीं कह सकते हैं कि हारने पर आप शिकायत करते हैं और जीतने पर नहीं करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर है। और दूसरी बात यह है कि जब शिकायतें हो रही हैं और उनके जवाब नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर जो गड़बड़ी की आशंका है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन इतने सारी चीजें मतदाता सूची से लेकर वो पोलिंग के टाइम पर और काउंटिंग पर मत प्रतिशत बढ़ा देना, और गड़बड़ियां भी कैसी हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति के भी समझ में आ जा रही हैं कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं। मतदान का परसेंटेज 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अचानक से 5-7%, 8%, 10% बढ़ जाना, ये कोई मजाक बात तो है नहीं। तो ये शुरू से लेकर जिस तरह से ये मतदाता सूची तैयार करने से लेकर और उसके बाद उसमें लोगों के वोट जोड़ने और घटाने, ये पूरा का पूरा जो खेल है, जो कॉन्स्पिरेसी है, निश्चित तौर पर इसके पीछे आधार है। और जो ये मांगे जा रहे हैं कि आपने जिनके वोट बढ़ाए हैं उनका नाम, उनकी पहचान, उनका एड्रेस और उनकी तस्वीर, उसको आप उपलब्ध कराइए। क्योंकि जब भी हम लोग नाम जुड़वाने जाते हैं, वोटर लिस्ट में कोई नया नाम जुड़ता है या किसी का कटवाना होता है, किसी दूसरी जगह हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये सारी जानकारी जो है वो दी ही जाती है। तो जब वो जानकारी आपके पास है तो आप उसको उपलब्ध कराइए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सुना था कि ये भी पूछा गया कि जानकारी तो पूरी दी ही जाती है। उसका जो राहुल गांधी ने कहा कि वो जानकारी दी जाती है, लेकिन वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड वे में दी जाती है। पूरा का पूरा राज्य का आंकड़ा या फिर लोकसभा चुनाव अगर हो तो पूरे देश का आंकड़ा उस तरह से नहीं दिया जाता। और जहां दिया जाता है वहां पर ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इस तरह की गड़बड़ियां हैं। तो उसको, उस जानकारी को देने में क्या दिक्कत है, लेकिन जानकारी नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उसमें कोर्ट में भी मामला गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब कहा कि आप मतदान के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसके वीडियो फुटेज आप दिखाइए, तो अचानक उसका सरकार नियम ही बदल दे रही है। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? किसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, दाल में काला है, और तभी चीजें छिपाई जा रही हैं। आप छिपाएंगे तो फिर यहाँ सवाल हर समय पूछे जाएंगे, आप कितना भी उसका घेरने की कोशिश करिए, आरोप लगाइए, लेकिन ये सबको पता है। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें लोगों को पता है कि कहां पर क्या खेल होता है, क्या नहीं होता है, और लोग देख भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, ये हम और आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। क्या बीजेपी के तमाम लोग ये नहीं बताते मिलते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं?
क्या बीजेपी के सारे लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं? क्या नहीं करते? बहुत सारे लोग मिलते हैं। कई लोग ऐसा मिलते हैं कि वहां पर तो हमको किसी कीमत पर जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने ज्यादा वोट से जीत गए हैं। तो कहां से हो रहा है ये सारा चमत्कार? हो कैसे रहा है? तो निश्चित तौर पर इसमें जो आरोप है इनमें तमाम गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। और जब जानकारी मांगी जा रही है तो आप जानकारी दे दीजिए, जानकारी देने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप जो जानकारी दे भी रहे हैं वो इतनी ज्यादा वेग है, इतना ज्यादा उसमें अस्पष्टता है, और पहले तो देते ही नहीं। अगर आप दे भी रहे हैं तो वो जो सूचना जो मांगी जा रही है उसके अलावा आप कुछ और देते हैं, कुछ और बताते हैं। सूचना जब मांगी जाती है लेकिन आप चुनाव की घोषणा करते हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सूचना देते हैं, और उसमें भी आप शेरो शायरी करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही कि आप, पहली बात तो शिकायतों को आप कितना लाइटली ले रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उन शिकायतों पर आप कितना उसका जवाब किस तरह से दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें खामियां हैं, और उसके लिए दोषी सरकार तो नहीं होगी, केवल चुनाव आयोग होगा। तो चुनाव आयोग पर उंगलियां उठेंगी, जो कि बहुत ही खराब है, बहुत ही गलत है लोकतंत्र के लिए। एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी ही यही है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ताकि हम लोग जो एक एक वोट दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसको वोट मिले। लेकिन जब वही सुनिश्चित नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग, तो फिर उस संस्था का के रहने का, उसकी अहमियत का और उसकी जो उपयोगिता है, फिर उसका मतलब क्या रह गया? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर मतलब क्या रह गया उपयोगिता की बात? और चुनाव आयोग से सवाल, ऐसे सवालों का जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी हम यहाँ डिकोड या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों भाजपा तिलमिला जाती है? सवाल चुनाव आयोग पे उठते हैं और भाजपा क्यों परेशान हो जाती है? प्रशांत जी, कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि राजीव जी की जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, और अगर इसको बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जो कि कर चुके हैं। अभी कांग्रेस ने एक संस्था बना दी ईगल, अभी वो कैसे काम करती है, कितना काम कर पाती, देखना होगा। देखिए, आप इस फ्रॉड को आसानी से पकड़ ही नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन आपको फंसाएगा संख्या में। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं दोबारा, कि न्यू दिल्ली सीट जो अरविंद केजरीवाल की सीट है, वहां पे कुल मतदाता हैं 1,08,574। अब इसमें इन मतदाताओं में 20,000 मतदाताओं के नाम या 28,000 मतदाताओं के नाम उड़ गए, 28,000 नए मतदाता आ गए कहीं से। तो आप संख्या तो वही रही, आप उसको पकड़ नहीं सकते जब तक कि वो फोटो आइडेंटिटी के साथ ना हो कि ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं। और ये लोकसभा में भी ये सवाल उठे थे कि ये रात में कैसे बढ़ जाते हैं नंबर। और एक और बहुत बड़ा रैकेट जो चल रहा है, दूसरा एक रैकेट और है, वो रैकेट है पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का जी, और वो भी बहुत ऑर्गेनाइज रैकेट है। वो ऑर्गेनाइज कैसे, उसका एक मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए, ईवीएम पे जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर से ट्रैक हो जाती कि ईवीएम किस पोलिंग बूथ में लगी हुई थी। अब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये डेटा होगा, क्योंकि उनका एजेंट वहां बैठा हुआ है, कि ये सीरियल नंबर की मशीन किस पोलिंग बूथ पे लगी हुई थी, उस पोलिंग बूथ में इतना वोट मिला, वो इलाका कौन सा है, उनको मालूम है। वहां वो पैसा बांटने का ठेका देते हैं। पैसा बांटने का ठेका 100 लोगों को पैसा बांटने का ठेका मिला उस पोलिंग बूथ के लिए, तो उनको मालूम है कि किन 100 लोगों का पैसा जाना है, वो वोट आए कि नहीं आए। वो वोट नहीं आए होते तो ढूंढते हैं उसको इंश्योर करते हैं। तो ये एक बड़ा जो डेटाबेस रैकेट है पूरा, कि जिसको मालूम है। टीएन सेशन के समय में हम लोग यहाँ बता चुके पहले कि टीएन सेशन क्या करते थे। टीएन सेशन के समय बैलेट पेपर थे, बैलेट पेपर में भी दिक्कत आती थी कि बैलेट बॉक्स कहाँ का है पता लगता था। वो गांव में मोहल्ले में जाकर दबंग लोग मारपीट करते थे जी। टीएन सेशन ने क्या किया था, सारे बैलेट पेपर एक बड़े से ड्रम में मिक्स करवाते थे वो, उसके बाद उसके बंडल बनते थे, बंडल की काउंटिंग होती थी। एक्चुअल काउंटिंग दोपहर में 12 बजे के बाद शुरू होती, जब बंडल बन जाते थे। उसमें
पता नहीं लगता था कि कहां का वोट आपको मिला हुआ है, कहां का नहीं मिला। ईवीएम में ये पता होता है क्योंकि वही सीरियल नंबर ट्रेवल करता है पोलिंग बूथ से लेकर काउंटिंग बूथ तक। तो ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी डेटाबेस बैक्ड है। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा है। एक दूसरी बात राजीव जी, हम लोग शुरू से न्यूज पॉइंट में, डीबी लाइव के दूसरे प्रोग्राम्स में, जब पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम का शोर मचा रही थी तब हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि ईवीएम पे तो आप शोर मचाइए, लेकिन जो असली रैकेट है, जो असली फ्रॉड है, वो इलेक्टोरल रोल में हो रहा है, वो मतदाता सूची में हो रहा है। बिल्कुल। और अब वो सामने देखिए उजागर होता हुआ आ रहा है कि मतदाता सूची पूरे देश की ऐसी गड़बड़ है। आप इसमें आप सर्वे कर सकते हैं जाके, जैसे एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री, उन्होंने 2 जगह के सर्वे किए उत्तर प्रदेश में, और उन 2 जगह के सर्वे में उन्होंने पाया कि जितने वोट बढ़े उतने ही वोट से बीजेपी जीती लगभग। उन्होंने अरुण गोविल की सीट पे भी सर्वे किया था। बिल्कुल, मेरठ। तो मेरठ में जी, और एक और सीट पे क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो 2 सीट पे उनका सर्वे था। कोई न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2, 4, 10, 20 और जगह सर्वे कर सकती है। एक्चुअल डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है, नाम फोटो के साथ। छोटे मोटे फ्रॉड देखिए, सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड बन जाते हैं। वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बहुत छोटा, कि कुछ फ्रॉड लोग हैं जो अपना बना के कोई पेंशन योजना का बेनिफिट ले लिया, कुछ और चीज ले ली। लेकिन ये लार्ज स्केल मैनिपुलेशन है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा डेटाबेस इन्वॉल्व है। इसकी जांच होनी चाहिए, वरना पूरे देश का इलेक्शन पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इलेक्शन कमीशन को इसमें सहयोग करना चाहिए कि ये जांच हो और इसमें ऑडिट हो। सब जगह का नहीं हो सकता, 10 सीटों का हो सकता है, 10 सीटों का ऑडिट करे, थर्ड पार्टी ऑडिट हो। वो थर्ड पार्टी ऑडिट से अगर सामने आता है तो पूरे इलेक्टोरल रोल की सफाई होनी चाहिए। चाहे इसमें 10 बड़ी एजेंसियां लगे, पैसा लगे, करोड़ रुपया लगे, लेकिन पूरे इलेक्टोरल रोल की सफाई की आवश्यकता है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरे इलेक्टोरल रोल की सफाई की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग अगर नहीं बता रहा है, तो फिर इसकी जांच जो विपक्षी दल हैं जिस ढंग से ये कर रहे हैं उसको करना चाहिए, उजागर करके जनता के बीच लेके आना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, जिस काम में अब कांग्रेस पार्टी और उसके साथी लग गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं एक बार फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था पिछले दिनों बिहार, तो बिहार में किसी साथी से बात हो रही थी, बताया कि महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उसमें 11 लोग तो मेरे ही शहर के मर गए हैं, 11 लोग, 30 का आंकड़ा आया है। और मैं बिहार के एक किसी शहर का, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, शहर की बात कर रहा हूँ, और उसमें से एक परिवार के 4 लोग नहीं रहे। जब 30 लोग बिहार के किसी एक शहर से अब वो जिंदा नहीं रहे, महाकुंभ में गए, तो ये आंकड़े क्या हैं? इसका मतलब है कि अगर कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रशांत जी बता रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर देश भर में ऐसे महाकुंभ में गए हुए लोगों के आंकड़े जुटाने लगे और कहां कहां मिसिंग है ये करने लगे, तो शायद बहुत हद तक वो आंकड़े नजदीक आ जाएंगे जिसको सरकार छिपा रही है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है। सरकार को कम से कम आंकड़ों के साथ खेल नहीं करना चाहिए। बाहर से कुछ आंकड़े आते हैं जिसमें देश की दुर्गति बताई जाती है, तो उस आंकड़े को भी आप छिपाते हैं। उसके बाद आप भागे भागे अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अब फाइनली जा ही रहे हैं, 11-12 तारीख को आप अमेरिका की यात्रा पे हैं। और उसके बाद यहां जब चुनाव की बात आती है, उसमें 39 लाख हो या 40 लाख हो या 70 हो या 1 करोड़ हो या 1 हो, आंकड़े यहां पर गड़बड़ हैं तो बता दीजिए खुल के कि नहीं है और दे दीजिए पूरी की पूरी शीट। आप याद कीजिए, ऐसे ही चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था।
इलेक्टोरल बॉन्ड में भी फाइनली यही हुआ। कितना टाइम लगा था चुनाव आयोग को अपलोड करने में? कुछ घंटे में सारे आंकड़े वेबसाइट पर थे। क्या ऐसे ही डंडा मारने के बाद ही होगा सब कुछ, या अगर कानून का डंडा चलेगा तभी होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। सुनील शुक्ला जी, जरा डिकोड करिए, थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए इसका। अगर संदेश वाहक के ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाने लगे, गोया कि जिनको उत्तर देना चाहिए वो संदेह के घेरे में। अगर संदेश वाहक ने जो सवाल पैदा किए हैं, जो बातें उठाई हैं, जो संदेश दिया, अगर उसके प्रति आप जवाबदेही महसूस नहीं करते हैं तो आप संदेह के घेरे में। जो बात अगर विपक्ष ने या किसी एजेंसी ने, किसी एक सामान्य मतदाता ने, किसी गांव के कुछ मतदाताओं ने अगर चुनाव को लेकर के कोई सवाल पैदा किया तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनको संतुष्ट करे। सवाल उठाने वालों को घेरने का कोई औचित्य नहीं बनता। बात जो हो रही है कि केवल इतना ही तक नहीं है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। मतदाता सूची में गड़बड़ी, मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाताओं की पहचान को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस कर रही है। ये पुलिस का काम थोड़े है। पुलिस का काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस का यह दायित्व है कि जो मतदान कर्मी या मतदाता अपने घर से मतदान के लिए निकला है उसको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करावे, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सुरक्षा का भाव हो, और किसी भी चीज को लेकर के उसके मन में किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। जब इसके उलट पुलिस क्या कर रही है कि वो खुद ही जांच कर रही है पहले कि आपके पास वैध कागज है कि नहीं है। किसने अधिकार दिया, किसने मैंडेट दिया पुलिस को? ये निर्वाचन आयोग की इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मतदान केंद्रों के पहले पैमाने पर मतदान केंद्रों की घेरेबंदी कर दी जा रही है, बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं। क्यों लगाए जा रहे हैं बैरिकेड्स? कब लगते रहे हैं? देश के इस चुनाव में किस दौर में इतने बैरिकेड लगे हैं जो अब लगाए जा रहे हैं? और उन बैरिकेड्स पर बाकायदे मतदाताओं से पूछा जा रहा है कि आप अपना कागजात दिखाइए। किस बात का अंदेशा है? और अगर इस बात का अंदेशा है तो चुनाव ही क्यों हो रहा है? चुनाव नहीं होना चाहिए। इसी निर्वाचन आयोग ने सामान्य एक एक दो शिकायतों पर जांच करवाई है और चुनाव रद्द किए हैं। पूरी की पूरी टीम जांच करने के लिए आई है। आज आप किसी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है तो सवाल तो पैदा होंगे ही। आपको चुनाव को लेकर के जिस तरह के भी सवाल पैदा किए जा रहे हैं, चाहे विपक्ष कर रहा हो, चाहे सामान्य मतदाता कर रहा हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन कर रहे हो, चाहे चुनाव में सुधार के लिए काम कर रहे हैं विभिन्न तरह के संगठन कर रहे हैं, सबका जवाब निर्वाचन आयोग को देना है। किस बात के लिए निर्वाचन आयोग है? सुनिश्चित एक ईमानदार पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के उठने वाले सभी सवालों का जवाब देने का दायित्व निर्वाचन आयोग के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसका जवाब दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में अगर बेचैनी है, तो गोया के चुनाव में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जिनकी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा है। इसलिए बीजेपी इसकी इन सवालों को लेकर के जवाब देने के लिए आमादा हो जा रही है। उसका एक काम नहीं है, यह निर्वाचन आयोग का काम है। और भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की प्रतिनिधि नहीं रही है। हो सकता है कि या तो स्वीकार करे कि निर्वाचन आयोग करती है, वो अगर वह निर्वाचन आयोग के बिना निर्वाचन आयोग को लेकर के उठाए गए सवालों का जवाब दे रही है तो स्वीकार कर ले कि वो निर्वाचन आयोग की लाभार्थी है। अन्यथा तो उसके ऊपर तो दायित्व बनता नहीं है जी। आपने कुंभ मेले की बात की राजीव जी। आने वाले दिनों में कुंभ मेले के हादसे में हताहत लोगों की संख्या भी आपको पता नहीं चलेगी। अब आप देखिए कैसे क्या हुआ। जो लोग मरे हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व मेला प्राधिकरण के ऊपर होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसीज को दे दी गई। जिन लोगों की मृत्यु केंद्रीय अस्पताल मेलाघर कुंभ मेला में हुई है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र छावनी परिषद देगा, कैंटोनमेंट बोर्ड देगा। 1954 में जो लोग मारे गए थे, क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र छावनी परिषद ने दिया था? तर्क क्या दिया जा रहा है कि जो अस्पताल बना है वो सेना की जमीन पे बना है। तो सेना की जमीन पर तो सब कुछ बना है। अगर सेना की जमीन पर छावनी परिषद को यह काम करना था तो नगर निगम क्यों काम कर रहा है वहां?
फिर यह काम छावनी परिषद करना चाहिए था। अगर म्युनिसिपल कारपोरेशन को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो जिम्मेदारी अगर छावनी परिषद की है, तो यह छावनी परिषद को जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी गई? वो आज केवल मृत्यु प्रमाण पत्र देने का दायित्व क्यों सौंपा गया? अगर छावनी परिषद अपने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा तो मृतकों का कोई रिकॉर्ड आप केंद्रीय अस्पताल कुंभ मेला में नहीं पाएंगे। गोया कि कुंभ मेला के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सब कुछ चला गया होगा छावनी परिषद के पास। उसी तरह से जो लोग मरे हैं स्वरूप रानी अस्पताल में, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल देगा, उसके बिना पर नगर जारी करेगा। तो कहां से पा जाएंगे आपको कैसे मिल जाए? तो आने वाले वर्षों में अगर कोई शोध भी करना चाहे तो उनको तथ्यों को जानने में बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं होगा, इतना छितर बितर कर दिया गया। आप आंकड़ों जो सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उस सरकार से करते हैं कि वो आंकड़ों को उपलब्ध करा दी और बहुत सस्ता से उपलब्ध करा दी। पहले आप घटनाओं को तो स्वीकार कीजिए। आपने तो आप जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका संज्ञान तो लीजिए। अगर कुंभ मेले में उस दिन हुई भगदड़ की 2 घटनाओं का जिक्र प्रमाण सहित किए जा रहे हैं, तो क्या अभी तक सरकार ने उनका संज्ञान लिया? ये बात कही उन्होंने क्या दोनों दुर्घटनाएं हुई? तो अगर दुर्घटनाओं का संज्ञान नहीं लेंगे तो उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो कैसे आप सामने आने देंगे? आप तो पूरी ताकत लगा देंगे कि तथ्य सामने न आने पावे। और चूंकि हुकूमत आपके पास है तो आपके लिए बहुत आसान सा काम है। जो चाहे निर्वाचन का सवाल हो, निर्वाचन को लेकर के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। कुंभ मेले का सवाल हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, और उत्तर प्रदेश सरकार को साफगोई के साथ इन बातों को रखना चाहिए था। अगर वह कहती है कि दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में मारे गए लोगों को वह सहायता राशि देना चाहती है, अगर वो उनको कोई मुआवजा देना चाहती है, तो आप पहले जब स्वीकार करेंगे तब तो मुआवजा देंगे। अगर आप घटनाओं को स्वीकार नहीं करते तो आप तथ्य भी नहीं सामने आने देंगे। वही स्थिति चुनाव की है। जो सफाई देना निर्वाचन की जिम्मेदारी है, वह सफाई भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। यही कारण है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी का कारण केवल यही है कि वह निर्वाचन आयोग के स्तर पर जो अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं उसके लाभार्थी प्रतीत होती है। वो लोगों के बीच में यह संदेश जाता दिखता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का विषय हो सकता है। वह अपने जनाधार को, अपने जन समर्थन को इस तरीके से सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करना चाहेगी। इसलिए बार बार सवाल इन सवालों का जवाब लेकर के आ रही है, जो लोगों को मुझे नहीं लगता कि स्वीकार। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे आप? राजीव जी देखिए, एक तो जो सुनील शुक्ला जी ने सवाल उठाया बहुत वाजिब सवाल है, खासतौर से महाकुंभ के मसले को लेकर। भाई तो आपने नया जिला प्रयागराज मेला क्षेत्र वो क्यों घोषित किया था? अगर नया जिला बन गया तो नया जिले का मेला प्रभारी है तो सारे प्रमाण पत्र वही जारी करेगा कि दूसरा आके अब उसमें करने लग जाएगा। यानी खुद ये सरकार किस तरीके से अपनी शीशा लीडर कराने पर तुली हुई है राजीव जी, ये चीजें साफ तौर पर समझ में आ रही है। महाकुंभ की मसला, और आपने जो बताया राजीव जी की वो एक जिले का मसला जो है वहीं से 11 जो है वो उनकी बात आई है कि 11 जो है वो एक जिले से ही केवल मृत हुए। ऐसे तमाम जिलों से राजीव जी खबरें आ रही है, सोशल मीडिया पर तमाम इस तरीके के जो है वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लोग बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा जो मृत व्यक्ति है वो दे दो, हमें ना तुमसे पैसा चाहिए ना तुमसे हमें कोई अनुदान राशि चाहिए, हमें वो व्यक्ति तो दे दो, और वो नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात राजीव जी ये कि ये कैसे सनातनी है, मुझे लगता है कि सनातन धर्म के सबसे ज्यादा विरोधी और सबसे ज्यादा पापी अगर सनातन धर्म में कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं जो इस तरीके से हिंदुओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मरने के बाद कम से कम जो है सम्मान किया जाता है मृत व्यक्ति का, लेकिन ये मृत व्यक्ति के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये हिंदू कतई हो ही नहीं सकते, ये शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी है। दूसरा राजीव जी जो मतदाता सूचियों का मसला चल रहा है और इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अपने जो साथी है संजय कुमार सिंह जी जो न्यूज पॉइंट में बैठते हैं, उनके पिताजी जो है वो पिछले 30 साल से दिल्ली में हैं और 30 साल से उनका वोट था, और जब वो वोट डालने गए तो कहा गया आपका नाम तो कट गया है। उनका कट गया तो भाई कहाँ चला गया नाम कट के, ये तो नहीं मालूम है। चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग से जवाब ही नहीं मिला। शाम हो गई, शाम होते होते मालूम पड़ा कि साहब उनका वोट कटा हुआ, और किसने कटवाया कहां से कटा नहीं मालूम। राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि कोई भी अगर मतदाता का नाम कटता है तो हम उसको सूचित करते हैं कि आपका नाम कटा है, आप है कि नहीं। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे तो दिल्ली में यहाँ
मौजूद मिल जाएंगे, हरियाणा महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे कि कितने लोगों के नाम कट गए। तो जो डाटा को लेकर सवाल किया गया कि साहब वो जनगणना का डाटा है कि ये कहा, तो राहुल गांधी इसका पहले से पूरी तैयारी करके आए थे और उन्होंने बताया कि जनगणना का नहीं, ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उसका जो डाटा है उसके अनुसार है, और जाहिर बात है वो डाटा अद्यतन है, उसके अनुसार है। तो ऐसे में राजीव जी, जैसे हमारे संजय कुमार सिंह जी के पिताजी के साथ हुआ, ऐसे महाराष्ट्र में भी तमाम लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये जो खाई है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, जितने मतलब जनसंख्या है उससे ज्यादा वोटर लिस्ट पाई जा रही है। तो ये अजूबे जो है ये अभी क्यों हो रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये होने लगे और पकड़ में आ रहे हैं, तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठते हैं। तो कुल मिला के राजीव जी, जो डाटा लेस सरकार है, जो कुंभ में डाटा नहीं दे पा रही, वो चुनाव आयोग जब वो भी डाटा नहीं दे पा रहा, तो सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक जो है वो सारे डाटा लेस है। तो ये डाटा लेस सरकार जो है ये समझ में आ रही है, इनके पास ये डाटा भी नहीं है, अमेरिका से कितने आ रहे हैं ये भी डाटा इनके पास नहीं है, क्यों आ रहे हैं ये भी डाटा इनके पास नहीं है, कितने छोड़ गए ये भी डाटा इनके पास नहीं है। तो इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास सिर्फ लफाजी है और लफाजी के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लफाजी के सिवा कुछ नहीं है। और चुनाव आयोग के डाटा की बात आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो जी भाई। जी तो जो महिलाएं हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग अनिल जी? जी आ रही। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो महिलाएं हैं, खासकर जो आई वहां से, जिनको भेजा गया, डिपोर्ट किया गया अमेरिका से, उनका हाल देखिए। तो कुछ भी हो, हर तरफ से यह साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाने की, दबाने की कोशिश हो रही है। आखिर इसका अगर कहा जाए तो भाई, देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ होते हैं, कुछ को आपकी बात पसंद आती है, कुछ को नहीं आती। डेमोक्रेसी यही है। लेकिन ऐसे में इन चीज़ों को, कुछ तथ्यों को, कुछ सच्चाइयों को अगर छुपा कर आप रखेंगे तो आखिर फिर देश चलेगा कैसे? डेमोक्रेसी किस हिसाब से कहें तो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं वो हम कैसे देखेंगे? देश कैसे उन्नति, तरक्की, प्रगति करेगा? ये सवाल तो उठेंगे अनिल जी। हाँ, ये देखिए, तरक्की वाला तो बहुत अच्छा है ना, ये तो गुजरात मॉडल है तरक्की का। अब उसका नाम नहीं सुनते हैं, और यही पॉलिटिक्स का भी गुजरात मॉडल है। अभी देखिए, बहुत हम लोगों ने, इसके लिए आप उन पे ही दोष डालना चाहते हैं, इससे मैं असहमत हूँ। आप समझिए कि ये पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और माइक्रो मैनेजमेंट के कितने शो किए होंगे गोदी मीडिया ने, हमारे मीडिया ने, आपको याद होगा। और अमित शाह इसके मास्टर माने जाते हैं। अब वो आजकल जब आरोप लगने लगे तब वो चर्चा नहीं हो रही है। ये माइक्रो मैनेजमेंट यही है कि कोई डाटा मत दो और कुछ भी मत दो। आप कोविड के समय से आज तक यही है, और वो नोटबंदी के समय से, नोटबंदी में भी उन्होंने सही डाटा नहीं दिया, बाद में सब पता, सारे पैसे चले आए, और कैसे आ गए उसके बारे में कई बैंक पर आरोप लगा, और जिसमें वहां गुजरात का भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक शामिल था कि वो जो है इसमें पैसे किए। तो ये जो है डाटा लेस, वो बहुत सही कहा उन्होंने, लेकिन उतना ही तक मामला नहीं है। देखिए, एक छोटा कंट्री, आपने चर्चा की वो वहां से अमेरिका से आने वाले को, कोलंबिया जो है वो एक छोटा कंट्री है। मैक्सिको तो बड़ा है, लेकिन ये कोलंबिया छोटा कंट्री है। जरा उसके प्रेसिडेंट को देखिए, वो अपने सिटीजन को कैसे इज्जत दे सकता है कोई, वो आप उससे तुलना करके देख लीजिए। जयशंकर का स्टेटमेंट देखिए, जयशंकर जी का, वो किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, पूरा इंडोर्स करते हैं कि यही प्रोटोकॉल है, ऐसे ही चलेगा, ये कहने का मतलब था उनका। और वो कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। वो कंट्री जो कि आप समझिए कोलंबिया क्या है, लेकिन वह जो बगल में है उसको कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने उसको चुनौती दी और वहां उपस्थित रहा खुद ही उनको लेने के लिए। यहाँ आपका
आदमी हथकड़ी पहना के उसको पहुंचा दिया मिलिट्री के विमान से। कोई जानकारी किसी को नहीं थी। एक दिन पहले का अखबार आपने भी देखा होगा, सब लिख रहा था कि 204 जो है लोग आने वाले हैं, आया 104। इसका मतलब कि कोई जानकारी नहीं, लेकिन संसद में जो बयान दिया उससे लगता है कि सारी जानकारी उनके पास थी, क्योंकि वो तो बोला उन्होंने कि ये जो इमिग्रेशन एंड ये जो कस्टम्स ये है एनफोर्समेंट, उससे हमारी बातचीत हुई है और वो जो है उन्होंने इसका डिटेल बताया इसके बारे में। तो आप सोचिए क्या कि एक छोटी सी बात थी, इसमें कुछ करना नहीं था। आपको सिर्फ बताना था कि मिलिट्री प्लेन जो है वो हमको आप नहीं चाहिए, जैसा आप पहले भेजते थे, और उसके डेटा दिया। देखिए शर्म जो है, बेशर्मी की जो है हद होती है कि इतने लोगों को पहले भी भेजा गया था और ये 2009 से चल रहा है। अरे 2009 से मिलिट्री प्लेन में नहीं भेजा जा रहा था। और उसके बाद ये सवाल ये है मुख्य मुद्दा। दूसरा ये है कि दोनों तरफ हाथ और दोनों में बेड़ी पहना के अगर हम लोगों को ऐसा कोई ये नहीं है कि ऐसा भेजता, हाँ यही मीडिया चिल्लाने लगता, सवाल ही नहीं है। तो ऐसा हमने कभी नहीं सुना। और ये भी जो तस्वीर आई, वो तस्वीर आई उनके यहाँ से। जब इन्होंने कहा कि ऐसा ये अफवाह फैल रहा है, तो वहां से तस्वीर आई उन्होंने कि ये जो है हथकड़ी पहना के हम ले जाते हुए दिखाया कि चढ़ा रहे हैं और इसको भेज रहे हैं वहां। उसने आपको पूरी तरह बेइज्जत किया। और उनके यहाँ तो उन्होंने और वहां तो कोलंबियन एयरफोर्स मतलब प्रेसिडेंट के विमान से लेकर के वो लोग ले गए अपने लोगों को, कहा कि ये सिटीजन्स हैं, आप आजाद हो, अपने मातृभूमि पर, अपनी धरती पर हो, और जो आप मान लिया आपका भविष्य को सुधारने में हम आपकी मदद करेंगे, आप इससे दुखी मत होइए। ये वहां का प्रेसिडेंट बोल रहा है और यहाँ का ये मतलब प्रधानमंत्री उस पर बोल ही नहीं रहा है। ये आप दोनों को जोड़ कर देखिए कि मतदाताओं को काटने का, या कुंभ में मरने वालों का, या अमेरिका से ले जाने वालों का, सिटीजन जो है वो सिटीजन नाम की कोई चीज इंडिया में नहीं है। भारतीय नागरिक जो शब्द, जो एक गौरव का शब्द होता था, जबकि ये बोला है बाहर विदेश की धरती पर बोला है कि पहले तो लोग जो है शर्म महसूस करते थे भारतीय बताने में, और वो जो है वो क्या हालत बना कर रखी देख लीजिए। वो आपको बताया अमेरिका ने। और कुंभ के मामले में भी आप देख लिए जिम्मेदारी, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, कौन सा मीडिया हाउस गया उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये जो आपने तथ्य बताया, ये आसानी से कोई भी मीडिया हाउस आराम से ये पता कर लेता कि ये जो बिहार में कितने लोग मरे हैं, वो गांव उनके रिपोर्टर्स हैं हर जगह, उनसे पता कर लेता। कुछ थोड़ी सी मेहनत होती, सब इसी में लग गया पूरा कि उसको किया जाए। अब अभी केजरीवाल ने जो सवाल उठाया, उसको मीडिया किस तरह से उसका मजाक बना रहा है, मोदी मीडिया पर आप जाके देख लीजिए, और उसमें आंकड़े दे रहा है और वो हार गए ये बता रहा है, और बड़े बड़े चैनल्स पर बहुत खुश होकर के उछल रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार। और दूसरा है कि ये मौका दिया गया था इसको सुप्रीम कोर्ट को कि चुनाव आयोग को सुधार दे, लेकिन वो मौका उसने गंवा दिया। अभी भी उसके पास मौका है कि जो राजीव कुमार के रिप्लेसमेंट होने वाला है, उनको जो हटाने वाले हैं, वो उसके जो नियुक्ति के समय उसके पहले वो तय करें। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि आप निष्पक्ष ढंग से चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त को बहाल करो। ये कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। कोई आप देख लें, आप सबको उठा लें, 5 जज, बस लास्ट पॉइंट ये बार बार दोहराना जरूरी है। 5 जजों ने मिलकर ध्वस्त बाबरी मस्जिद की जमीन पर मंदिर बनाने के फैसले दिए थे। 5 का आप यात्रा देख लीजिए, 2 उसमें चीफ जस्टिस बन गए, एक जो है राज्यसभा में जाकर बैठ गए, एक गवर्नर बन गए, और एक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। 5 में 5, मतलब हमारे यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं, सब हिंदी के ही लोग हैं कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में वो जो है वो है। और ये हम लोग इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप ये जो है मतलब ये है, आपको सच बोलना पड़ेगा, और सच के लिए मेहनत की लोगों ने। अब लेकिन लेट से सही ये कांग्रेस जागी है कि ये जो चल रहा था माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ प्रमुख का पन्ना प्रमुख, ये जो चला था, यही है बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख। ये है जो मास्टरमाइंड। आप समझ गए कि कौन है, ये किसके बारे में मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ और बहुत गंभीर
चिंता का विषय ये कि आखिर चुनाव क्या सचमुच कुछ धांधलियों गड़बड़ियों में फंस चुका है। यह बहुत चिंता का विषय है। कोई जीते कोई हारे, लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है, जिस बारे में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और राहुल गांधी अगर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है, दाल में कुछ काला तो है, गड़बड़ तो है। बताएगा कौन? क्या चुनाव आयोग? इस चुनाव आयुक्त के जाने के बाद जो नया आएगा वो बताएगा? कब इसका पर्दाफाश होगा? ये एक सवाल के घेरे में है। और हम लोग इसी मंच से, जैसा प्रशांत टंडन जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि इसी मंच से कई बार हम लोग कह चुके हैं कि गड़बड़ी ईवीएम में ही मात्र नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ईवीएम मात्र में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ियों के कई अलग अलग पायदान हैं, उनको निकालने की जरूरत है। उसमें से एक इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट और फॉर्म 17C में गड़बड़ियां हैं। यहां दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी अपनी वेबसाइट, एक नई वेबसाइट पे फॉर्म 17C अपलोड कर रही है। मैं अभी वेबसाइट को देख रहा था, अभी अपलोडिंग का काम चल ही रहा है, कल सुबह काउंटिंग है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कैसा, आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C को अपलोड करता है? सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। इसका जवाब कौन देगा? क्या चुनाव आयोग या भारतीय जनता पार्टी? देश का वोटर आखिर जाए तो कहां जाए? विश्वास किस पर करे? भरोसा किस पर करे? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब पता नहीं आने वाले वक्त में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कल दिल्ली का रिजल्ट आप तक पहुंचेगा और रिजल्ट हम पहुंचाएंगे, जो भी आएगा उधर से। सुबह 6 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़िए। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिन्हा जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, समीरात्मज मिश्र जी आपका और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मनोज सोनवानी जी, बहुत शुक्रिया। गड़बड़ी सारा सिस्टम में है जिसे भाजपा ने कैप्चर कर लिया है, मनोज जी कह रहे हैं। अजय गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ, AK हैं, अननोन सेवियर भी हमारे साथ है, नाइस नेम AK, और ज्योति जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, राजेंद्र बंसोरे जी और श्री किरण जे और अनिल वैद्या, ऐसे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सुबह 6 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़िए। कल थोड़ा जल्दी जग जाइएगा चाय की चुस्कियों के साथ, और हम आपको पल पल की रिपोर्ट बताएंगे, कौन आगे कौन पीछे, ये सब कुछ। लेकिन आपका साथ रहता है तो अच्छा लगता है। तो जुड़िए, देखिए DV लाइव, और उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट आपके मन माफिक आएगा। बाकी सब कुछ मेरे हमनाम राजीव कुमार के ऊपर है ही। देखते हैं राजीव कुमार कितने आखिरी पारी, क्योंकि इसके बाद 18 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, तो आखिरी पारी उन्होंने कैसी खेली है ये भी देखते हैं कल। अभी इस कार्यक्रम को